बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर आप जानते हैं कि जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है उसे आज 6 नामवर वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। अब इस आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई इस दरख्वास्त पर जो बेंच की तश्कील है, जो इस दरख्वास्त को टेकअप करना है, इसकी हेयरिंग की जो फिक्सेशन है और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास है, इस पर आप नाज़रीन के साथ कुछ अहम डिटेल्स हैं जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको ये भी बताएंगे कि चीफ जस्टिस कादी फाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह का एक दूसरे के आमने सामने आना, ये क्या मामला है, और जो प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी है उसके जो अरकान हैं उसमें से किसका पलड़ा भारी है और कैसे भारी है। कुछ और भी ख़बरें हैं जो इस प्रोग्राम में जिनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज इस बड़ी ख़बर की डिटेल से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप नाज़रीन को बताते चलें कि हुकूमत का और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ता हुआ है। जो हुकूमत ने राब्ता किया है उसमें मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जो मुजवज़ा आइनी बिल है उस पर वो अपनी पार्लिमानी कमेटी के साथ पार्टी के जो अरकान हैं, जो सेनेटर हैं, जो अरकान असम्बली हैं, उनके साथ मेरी मुशावरत जारी है। इस मुशावरत के बाद हम मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी राब्ता किया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मुलाकात तय पा गई है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो मुलाकात के लिए, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और न जाने आप ये कब देख रहे होंगे, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रहाइशगाह, उनके घर पहुंच चुके हैं। अब इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है ये तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन आप देखने वालों को बताते जाएं कि मौलाना फजल रहमान रज़ामंद थे। मौलाना फजल रहमान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको एड्रेस किया गया था। मौलाना फजल रहमान के जो ऑप्शन थे, जो प्रपोज़ल थे, जो तजावीज़ थी, उन्हें भी इनकारपोरेट किया गया था। सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान अचानक से पीछे क्यों हट गए। आइनी तरमीम से पीछे नहीं हटे, कुछ नकात पे पीछे हटे हैं, क्योंकि अभी तक मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को इनकार नहीं किया है। अब ये डेवलपमेंट क्यों हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब अचानक क्यों उठे हैं, हमारे इस प्रोग्राम का मौजू नहीं है, लेकिन इस पर भी डिटेल व्लॉग करने की ज़रूरत है। तो इस प्रोग्राम में नहीं, अगले व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ ये डिटेल भी शेयर करेंगे, लेकिन आपको बताते जाएं कि मौलाना साहब के साथ जो मुज़ाकरात का जो उनको राज़ी कर लिया गया था, उनकी कंसेंट भी जुमेरात के रोज़ ले ली गई थी और उनकी कंसेंट के ऊपर ये मामला पार्लियामेंट के ऐवान में और मुजवज़ा बिल को लाने का फ़ैसला किया गया था, इजलास को समन किया गया था। उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बड़ा रोल था, मौलाना साहब को मनाने में मोहसिन नकवी साहब का भी था, लेकिन एक बलोची रहनुमा का भी था। बलोची हैं या शायद जनूबी पंजाब से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन ज़ात के वो बलोच हैं। तो हम आपके साथ इस मौजू पर नेक्स्ट व्लॉग में डिटेल के साथ हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, इसके वो मंदरजात जो मीडिया पे रिपोर्ट नहीं हुए हैं, पहले तो वो मंदरजात आपके साथ हम शेयर करेंगे और कुछ और भी डिटेल हैं जो इस आइनी दरख्वास्त के साथ जुड़ी हैं, वो आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। इस नाज़रीन मुजवज़ा आइनी दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) के तहत दी गई दरख्वास्त में एक तो हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी साथ अटैच की गई है। लगाई गई है कि जब तक ये जो हमारी दरख्वास्त है इसका फ़ैसला नहीं हो जाता, हुकूमत को रोक दिया जाए कि वो पार्लियामेंट के किसी भी ऐवान में, चाहे वो सेनेट है, चाहे वो कौमी असम्बली है, वहाँ पर इस मुजवज़ा बिल को इंट्रोड्यूस ना करवाएं, बल्कि तमाम जो प्रोसेस चल रहा है इस आइनी तरमीम के हवाले से, इसको जो है वो हॉल्ट कर दें, इसको आप रोक दें। अब ये दरख्वास्त नाज़रीन कौन लेके आया है, ये भी
آپ ناظرین کو بتانے کی ضرورت ہے، اس میں عابد زبیری صاحب ہیں۔ عابد زبیری صاحب کون ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پریکٹس اینڈ فیوچر قانون آیا تھا، پارلیمنٹ سے پاس ہو چکا تھا اور صدر صاحب کے پاس جا چکا تھا ان کی اسینٹ کے لیے، ان کے سگنیچر کے لیے، تو جو درخواست گزار سپریم کورٹ میں آئے تھے اس میں ایک عابد زبیری صاحب بھی تھے۔ یعنی پریکٹس اینڈ فیوچر کا جو قانون تھا وہ تو پارلیمنٹ سے منظور ہو کے صدر صاحب کے پاس جا چکا تھا، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اپروو ہونے کے بعد صدر صاحب کے صرف دستخط چاہیے تھے۔ یہاں پر تو عابد زبیری صاحب جو پٹیشن مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف دائر کر رہے ہیں، یہ کسی ایوان میں انٹروڈیوس نہیں ہوئی ہے، کسی ایوان میں پیش نہیں کی گئی ہے، لیکن شاید عابد زبیری صاحب جنہیں ماضی میں ایک بڑا ریلیف ملا کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو جسٹس بندیال صاحب کے بینچ نے روک دیا، صدر صاحب کو سگنیچر کرنے سے روک دیا، اس قانون کو آپریشنل ہونے سے روک دیا گیا، شاید وہی توقعات لگا کے عابد زبیری صاحب نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا ہے۔ لیکن یہ اکیلے نہیں ہیں ناظرین، عابد زبیری صاحب اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ شفقت محمود صاحب بھی ہیں، ان کے ساتھ شہاب سرکی صاحب بھی ہیں، یہ وکلاء ہیں ناظرین سارے جن کا میں نام آپ کو بتا رہا ہوں، چودھری اشتیاق صاحب بھی ہیں، طاہر نواز عباسی صاحب بھی ہیں، منیر کاکڑ صاحب بھی ہیں، باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں۔ عابد زبیری صاحب کے بارے میں تو میں شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ قانونی ماہر ہونے کی آڑ میں یہ تحریک انصاف کا بیانیہ، اس کا لنگر بانٹتے ہیں، تحریک انصاف کے بیانیے کی سبیل لگاتے ہیں۔ ایک تو ہوتا نا کہ اس کو بیچنا، یہ بیچتے نہیں، یہ فری میں پی ٹی آئی کا بیانیہ بیچتے ہیں۔ اب کیوں بیچتے ہیں اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ اب اس درخواست میں جو فریق بنایا گیا ہے وہ وفاق کو بنایا گیا ہے، وہ صوبوں کو بنایا گیا ہے، نیشنل اسمبلی کو بنایا گیا ہے، سینٹ کو بنایا گیا ہے، وزیر اعظم کو بنایا گیا ہے اور صدر پاکستان کو بنایا گیا ہے متعلقہ سیکٹریز کے تھرو۔ اب اس درخواست کا جو جواز پیش کیا گیا ہے وہ ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ مجوزہ جو بل ہے جو ابھی پارلیمنٹ میں آنا ہے، جو ابھی فائنل نہیں ہوا، وہ آئین کے آرٹیکل 1973 کی خلاف ورزی ہے۔ اب یہ ہم ایک قانونی ماہرین سے پہلی مرتبہ یہ منطق سن رہے ہیں کہ جو بل بنا نہیں، فائنل نہیں ہوا، کسی جگہ پہ ٹیبل نہیں ہوا، کسی جگہ پہ فائنل حیثیت نہیں اختیار کر سکا، وہ 1973 کے آئین کی خلاف ورزی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ بل جو ہے اس سے آئین کو ایبروگیٹ کیا گیا ہے، آئین کے بنیادی سٹرکچر کے خلاف ہے۔ آئین کے آرٹیکل 4، 8، 9، 10 سے 16، 17، 25، 68، 63۔ ویسے ناظرین 63 سے مجھے یاد آیا کہ آج جو مسودہ سامنے آیا ہے، اس مسودے کے بعد بڑے بڑے جگادری، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے یوٹیوبر جو دوسروں کو یوٹیوبر کہتے تھے، جو دوسروں پہ الزام لگاتے تھے کہ وہ پیسے لیتے ہیں، وہ فلاں کرتے ہیں، 50,000 ماہانہ کے عوض بلاگ کرتے ہیں، آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آج ان کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں۔ لیکن ماضی میں وہ کیا کہتے تھے؟ ماضی میں کہتے تھے کہ 63A کا فیصلہ آئین کے برخلاف ہے، 63A کا فیصلہ آئین کے برخلاف ہے، اور جسٹس منیب اختر صاحب کو کرٹیسائز کرتے تھے، ٹارگٹ کرتے تھے۔ آج یہ جو شک آرٹیکل 63A کے ووٹ گنتی میں شمار ہوگا، اس کے حق میں کھڑے ہو گئے۔ پہلے اس فیصلے کے خلاف کھڑے تھے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا ہے، اور بلا 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 پتہ نہیں جانے کیا کیا جسٹس منیب اختر کے بارے میں کہتے تھے۔ آج اس فیصلے کی سپورٹ میں کھڑے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو کیا کہا جائے؟ گدھ کہنا ہے، کیا کہنا ہے، یہ آپ فیصلہ کریں گے، میں ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا۔ اس میں کہا گیا ہے آرٹیکل 175 ہے، آرٹیکل 184، 199 جو ہیں، یہ بیسک سٹرکچر ہے، اس کو جو ہے وہ چھیڑ کے آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور مجوزہ جو بل ہے مندرجات میں کہا گیا ہے کہ قانون کی حکمرانی کے خلاف ہے۔ کون سی قانون کی حکمرانی کی بات کی جا رہی ہے؟ میری سمجھ سے بالا تر، اگر قانون کی حکمرانی ہوتی تو پاکستان کی عدلیہ دنیا کی جو ریٹنگ ہے جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے، اس میں 140ویں نمبر پہ ہوتا۔ اگر پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوتی تو پاکستان میں آج عدم استحکام ہوتا۔ اگر پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوتی تو یہ جو ہیٹ سپیچز کیے جاتے ہیں، یہ تمام لوگ جیلوں میں ہوتے۔ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ ہیٹ سپیچ کرنے والے، بغاوت پہ اکسانے والے، اداروں کے خلاف اکسانے والے، ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ کون سی قانون کی حکمرانی ہے؟ اور پھر انصاف کی فراہمی کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو مجوزہ ترمیم ہے انصاف کی تک رسائی کے حق کے خلاف ہے۔ 60,000 کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں،
22 लाख केसेस पूरी पाकिस्तान की अदलिया में पेंडिंग पड़े हैं, तो कौन से इंसाफ तक रसाई लोगों को मिल रही है? फौजदारी मुकदमात में 24-24 साल के बाद कत्ल के केसेस का फैसला होता है। जायदादों के मुकदमात का फैसला 35-35 साल, 30-30 साल, 40-40, 50-50 साल तक नहीं होता। नस्लें लोगों की अदालतों में रुल जाती हैं। कौन सी कानून की हुक्मरानी, कौन से इंसाफ तक रसाई? और फिर कहते हैं कि इस तरमीम के ज़रिए पर्सन स्पेसिफिक हैं और एक सियासी जमात को टारगेट किया गया है। अब आबिद ज़ुबैरी साहब ऐलान तो नहीं करते जैसे अज़हर सदीक़ साहब ने ऐलान कर रखा है। ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं। पहले तो वो कानूनी माहिर होते थे। आबिद ज़ुबैरी साहब को भी ऐलान कर देना चाहिए कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। वो जो एक इमरान खान साहब मफलर पहनाते हैं ना, जिन्हें इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन पट्टा कहते हैं तहरीक-ए-इंसाफ का, मैं पट्टा नहीं कहूँगा, वो मफलर आबिद ज़ुबैरी साहब को भी पहन लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ कि आबिद फेडरल आईनी अदालत बनाई जा रही है, ये मतवाजी अदालत है सुप्रीम कोर्ट के। अब मुझे याद पड़ता है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ के दरमियान, उसमें अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं, इमरान खान साहब के सिग्नेचर भी मौजूद थे। और उसमें क्या था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाएगी आईनी मामलात के लिए, तो खान साहब के खुद के दस्तखत हैं। अब इस दरख्वास्त में क्या कहा गया है कि फौरी तौर पे जो आईनी तरमीम का जो प्रोसेस है उसको रोक दिया जाए, इस मुजवज़ा आईनी तरमीम को बनने से पहले ही, पास होने से पहले ही कलअदम करार दे दें, गैर आईनी करार दे दें और अदलिया की आज़ादी को मुकद्दस करार दिया जाए। हुकूमत को ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाने से रोक दिया जाए और सदर पाकिस्तान को अगर ये बिल पार्लियामेंट मंजूर करती है तो इस पर सदर पाकिस्तान को दस्तखत करने से रोक दिया जाए। ऐसी पटिशन नाज़ी मैंने कभी नहीं पढ़ी, ऐसी बातें मैंने कहीं नहीं पढ़ी। ये आबिद ज़ुबैरी साहब ही लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो बेंच की तश्कील का मामला है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मामला है, उस पर आने से पहले नाज़रीन, जो 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक वजाहत जारी की गई, जिसमें जो इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन थी, जिसकी क्लैरिफिकेशन वजाहत जारी कर दी गई, जिसमें कहा गया कि जो सर्टिफिकेट्स रिसीव हो चुके हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान हैं। इलेक्शन कमीशन इमीडिएटली फोर्थविथ उस पर अमल दरामद करे, और अगर नहीं करता इलेक्शन कमीशन तो उसके संगीन नताइज इलेक्शन कमीशन को फेस करना पड़ेंगे। अब नाज़रीन, जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि काजी साहब और मंसूर अली शाह साहब आमने सामने आ गए, उस हवाले से एक डेवलपमेंट हुई है। एक उस डेवलपमेंट से बज़ाहिर ऐसा तासुर मिलता है, हतमी तौर पे बात नहीं कर रहा, तासुर मिलता है कि शायद दोनों जज साहबान कहीं आमने सामने तो नहीं आ गए। ये जो नाज़रीन कॉज अपना वजाहत जारी हुई, मैंने उस रोज़ भी सवाल उठाया था जब 14 सितंबर को ये जारी हुआ था कि इसकी कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई, इसका कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, इसकी कोई समाअत नहीं की गई, और जो PTI ने दस्तावेज़ात जमा कराई हैं उसको देख के उस पर रिलाई करके ये ऑर्डर, वैसे तो वजाहत कहा जा रहा है लेकिन उस वजाहत के ऊपर ऑर्डर लिखा हुआ है कि ये ऑर्डर जारी कर दिया गया। आज नाज़रीन, मुझे सुप्रीम कोर्ट में कहीं से, बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सब्जेक्ट भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सब्जेक्ट नहीं भी होते, उनसे मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल गया। उस डॉक्यूमेंट्स में ये था कि जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को ख़त लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया कि जो मीडिया पे खबरें चल रही हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्लैरिफिकेशन जारी की है, वो क्लैरिफिकेशन जो जारी की गई उस हवाले से डिप्टी रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से कहा कि मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि ये खबरें तो चल रही हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त थी जिस पर 12 जुलाई के फैसले के हवाले से 14 सितंबर को वजाहत जारी की गई, उसकी कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई, उसका कोई नोटिस फ्री कैन को जारी नहीं हुआ, और हफ्ते के रोज़ 8 बजे तक हम उस वजाहत का, उस ऑर्डर का इंतज़ार करते रहे। वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑर्डर नहीं पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी कर दिया गया। अब ये नाज़रीन मैंने खबर दे दी। इस खबर के बाद मुझे ये पता चला है कि कहीं ना कहीं इस बारे के हवाले से इंक्वायर किया गया है कि ये खबर मीडिया तक कैसे पहुंची, और जो इंक्वायर करने वाले हैं वो बताया गया है कि वो चीफ जस्टिस का चैम्बर नहीं है, वो जो 8 जजेस का अक्सरती बेंच है, या जो अक्सरती 8 जजेस हैं, उनमें से पता चलाया जा रहा है कि ये जो डिप्टी रजिस्ट्रार का लेटर है ये कैसे लिखा गया,
और फिर ये मीडिया तक कैसे पहुंचा, इसको इंक्वायर किया जा रहा है। इस बाबत जो है वो चीज़ों को देखा परखा और उस हवाले से चीज़ें चल रही हैं। अब ये जो मैंने कहा ना कि इस डिप्टी स्टार के लेटर के हवाले से चीज़ें शुरू हुई हैं, कुरीदना शुरू किया गया है, डिग आउट करना शुरू किया गया है, इससे बाजार ऐसा लगता है कि शायद आमने सामने आ गए हैं, चीफ जस्टिस का चैम्बर हो या सीनियर प्यूनी जज का चैम्बर हो। बाजार ऐसा एक तासुर मिलता है। एक्चुअल पोजीशन क्या है मैं इस बारे में नहीं कह सकता। लेकिन नाज़रीन, ये जो पिटीशन अब सुप्रीम कोर्ट में आई है, मैंने एक कानूनी एक्सपर्ट से पूछा, कानूनी माहिर से पूछा कि ये क्या जो सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में बनी हुई है कि डिप्टी स्टार का लेटर आता है और नजरसानी की दरख्वास्त मखसूस फैसले पे आती है और वो समाअत के लिए फिक्स नहीं होती, तो क्या जो प्रोसीजर कमेटी के जो अरकान हैं उसमें अक्सरियत अगर देखें तो मखसूस नशिस्तों के फैसलों को लेकर मंसूर अली शाह साहब की है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की है, क्या वो इस आईनी पटिशन को टेकअप कर सकते हैं कमेटी में खुद से और कमेटी का इजलास समन कर सकते हैं? तो इस पर नाज़रीन मुझे ये बताया गया कि जो कंपोजिशन है कमेटी की उसमें जिसकी अक्सरियत हो, जैसे मंसूर अली शाह साहब की और मुनीब अख्तर साहब की मखसूस नशिस्तों के मामले पे है, और ये जो तरमीम हो रही है उसके इफेक्टिव भी यही दो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान, ज़ाहिर सी बात है हो सकते हैं। अगर ये आईनी तरमीम पार्लियामेंट से पास हो जाती है तो क्या, मेरे सवाल पे मुझे कानूनी माहिर ने बताया कि वो दो जजेस प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुला सकते हैं, इस दरख्वास्त को टेकअप कर सकते हैं, उस कमेटी में ज़ेरे गौर लाने के लिए उसमें काजी फाइसर साहब को भी शामिल कर सकते हैं कि आप भी आ जाएं, और उसमें इस दरख्वास्त के ऊपर जो बेंच है वो बेंच भी तश्कील दे सकते हैं। यानी मुनीब अख्तर साहब, मंसूर अली शाह साहब इस दरख्वास्त को टेकअप करके जो कि मुजवज़ा आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ है उस पर बेंच बना के उसको टेकअप करके उसका जायज़ा ले सकते हैं। लेकिन उस कानूनी माहिर का ये कहना है, कानूनी एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये तो कमेटी कर सकती है, दरख्वास्त को टेकअप कर लिया, कमेटी के एजेंडे पे ले आए, कमेटी का इजलास बुला लिया, उस पर बेंच तश्कील दे दिया, लेकिन उसकी जो डेट फिक्स करना है कि किस डेट को वो लगेगी, वो कमेटी के अरकान जो बाकी हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, वो नहीं दे सकते। डेट जो देनी है वो चीफ जस्टिस ने देनी है। उसकी मिसाल उसने ये पेश की, या आप देख लें कि रिव्यू की जो दरख्वास्त आई थी मखसूस नशिस्तों के केस में, उसमें जजेस ने कह दिया कि ये गर्मियों की छुट्टियों के बाद लगाएं, और साथ में अक्सरियती जजेस की तरफ से कहा गया, मुनीब अख्तर साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने, कि ये तफसीली फ़ैसले आने के बाद लगाएं। अब वो लगनी है तफसीली फ़ैसले के बाद, अभी तफसीली फ़ैसला नहीं आया तो काजी फाइसर साहब उसको फिक्स नहीं कर रहे। लेकिन साथ में जो लीगल एक्सपर्ट था उसने ये भी कहा कि अब आप ये जो पलड़ा किसका भारी है प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के अरकान में से, इसको इस नज़र से देखें कि ये जो 8 जजेस ने वजाहत जारी की है, जो सवाल उठ रहा है कि इसमें क्यों नोटिस नहीं किया गया, इसमें क्यों कॉजलेस जारी नहीं की गई, क्योंकि ये डोमेन था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का। और ये नाज़रीन मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ कि कानूनी माहिर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, उसका ताल्लुक हुकूमत से भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सुनने वालों के जहन में आ जाता है इसका ताल्लुक बाहर से है। तो उसमें ये बताया गया कि ये जो हेयरिंग ना होना, नोटिस ना जारी करना, कॉज लिस्ट जारी ना करना उस वजाहत की एप्लीकेशन पे, उसकी वजह यह है कि वो काजी फाइसर साहब का कमेटी के सरबराह के तौर पे अख्तियार है, वही फिक्स कर सकते हैं। लेकिन उस सारे प्रोसेस से बचने के लिए इसको चैम्बर में रिकॉर्ड देख के, डॉक्यूमेंट्स दे के उसका फैसला करके वजाहत जारी कर देगी, ताकि अगर हेयरिंग करेंगे तो नोटिस होगा और समाअत होगी, तो उससे बचने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स को देके फैसला जारी कर दिया जाए। ये तो नाज़रीन डिटेल हमने आपके साथ शेयर की, ये डिटेल हमने आपके साथ शेयर की, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें कुछ और ख़बरें भी हैं। अगर ये दरख्वास्त नाज़रीन टेकअप हो जाती है, आज थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा हो गया, तो जो ये जो मुज़ाकरात का प्रोसेस शुरू हुआ है, ये जो आईनी तरमीम हुकूमत लाना चाहती है, मैं आपको ख़बर ये दूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, प्रोग्राम के आखिर में बात कर रहा हूँ कि कैसे इस आईनी तरमीम का रास्ता हमवार हो गया है, इस आईनी तरमीम का रास्ता कैसे हमवार हो गया है। मौलाना साहब से हुकूमत ने तो रब्ता किया, हुकूमती
لوگوں نے بلاول زرداری صاحب وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ بات چیت جاری ہے، لیکن ایک اور شخصیت نے بھی مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ کیا، اور اب ذرائع بتاتے ہیں کہ اصل جو اب مذاکرات ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اب شروع ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس پر آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں اپڈیٹ کریں گے۔ لیکن ناظرین، عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ کا 2 کیس ہے، اس کی آج اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے۔ جج شاہ رخ ارجمن صاحب نے سماعت کی ہے۔ ایف آئی کے پراسیکیوٹر ذوالفقار نقوی صاحب پیش ہوئے، ان کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ پہلا مقدمہ ہے جو نیب کورٹ سے ٹرانسفر ہو کے اسپیشل جج آپ کے پاس آیا ہے۔ تو جج صاحب نے، شاہ رخ ارجمن صاحب نے اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے آئندہ سماعت پہ جو تفتیشی ہیں انہیں رپورٹ داخل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سلمان صفدر صاحب اس کیس میں پیش ہوئے ہیں اور آئندہ کے ہفتے تک غالباً اس کیس کی جو سماعت ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، لاہور میں جلسے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے 21 نومبر کی جلسے کے لیے درخواست دے دی ہے۔ اب ضلع انتظامیہ ڈی سی او نے اس درخواست کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔